Hello, all of you. Welcome back to my channel, Mansi Knowledge Hub. I hope you all are doing good at your places. So yes, I'm back with my another video. As I promised in my last class कि मैं आपको साइंस का बोर्ड का पेपर कराऊंगी. Yes, this class is for 10th class students specially. Why? Because आप लोगों के boards के exam बस they are so near. They are just going to begin from 15th February. So आप लोगों की एक quick revision हो जाए उसके लिए मैं फिर से अपनी वीडियो के साथ आई हूँ. जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स है उनको मैं बता देती हूँ. मैंने क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बोर्ड का पेपर 2023 ईयर का सेट 1 पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाया हुआ है, जिसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस को डिवाइड कर दिया था. जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स है वो जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो. वहां पर मैथमेटिक्स क्लास 10th बोर्ड के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड आपको वहां पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है. वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे अपने साइंस के लिए भी. इसमें भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ आपको, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो वन वर्ड हो, मैं आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी सो दैट आपके सारे क्वेरीज जो लास्ट मिनट डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाए. आफ्टर दैट जो भी न्यू व्यूअर्स है एंड इनफैक्ट ओल्ड वन भी, उनको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि मेरा क्या प्रोसेस रहता है. दैट यू हैव टू पॉज द वीडियो वेयर द क्वेश्चन विल कम. ठीक है. आफ्टर दैट जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड फिर प्ले करके यू हैव टू रीचेक कि जो मैं आंसर बता रही हूँ कि आपने भी वही लिखा है. बिकॉज अगर आप लोगों ने कुछ रॉन्ग उसमें करा हुआ है तो आप मेरा प्रॉपर सोल्यूशन देख सकते हो, पूरा आंसर देख सकते हो एंड फिर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एट द एंड ऑफ वीडियो यू हैव टू मेंशन योर स्कोर्स. उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा ताकि एंड में आके आप अपने स्कोर्स मेंशन कर पाओ कि जैसे अगर हमने 10 या 20 जितने भी क्वेश्चंस करे क्लास में, सो हाउ मच यू गॉट आउट ऑफ टोटल. उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक कंपटीशन पता रहेगा कि बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपकी खुद की कैसे चल रही है. यू कैन कंपेयर योर स्कोर्स ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो कि अभी कितना है स्कोर करा था, फिर नेक्स्ट वीडियो में कितना स्कोर करा था, क्या इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है. बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है मैं मेंशन कर दूंगी अपना इंस्टाग्राम हैंडल, अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर. आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड यस, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन. ठीक है. चलो अब हम आज का साइंस का 10th क्लास का बोर्ड का पेपर स्टार्ट करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इन क्लास 10th. यस, आप जरूर बने रहिए और पूरी वीडियो को देखिए. ठीक है. इसमें मैं ऐसे ही करूंगी, आपको सेक्शन वाइज डिवाइड करूंगी. लेट्स सी आज हमारा किस तरीके से चलता है. सेक्शन ए कहाँ तक हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाते हैं. आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड एंड यस यू आर रेडी टू स्टार्ट दिस पेपर. ठीक है. चलो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं. अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है सेक्शन ए एमसीक्यू होता है, तो इट इज वेरी इजी कि आप लोगों को जो भी क्लिक कर जाए. अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है किसी ऑप्शन का तो आप एलिमिनेट करके, नहीं तो आप डायरेक्टली उसको आंसर्स को मार्क कर सकते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है. सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. From the information given above, it may be concluded that this reaction is what? Okay, so you have 4 options. एंडोथर्म, देखो आपको 2 में चॉइस करना है. इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. एक तो इसमें बताना है. सेकेंड थिंग आपको पीएच के बारे में बताना है, दैट इट इज मोर देन 7, इट इज एग्जैक्टली 7, लेस देन 7, ये क्या है. ठीक है. इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, हम इसका आंसर करेंगे. ठीक है. वी विल रीड द होल 4 पार्ट्स लेटर ऑन. पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए. और इसमें हम अभी कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन तो ऑलरेडी फ्लैश हो गया होगा, तो जिन लोगों को आंसर आता है वो अपना आंसर मार्क कर ले. ठीक है. बाद में क्रॉस चेक करें. अब देखो क्या बोल रहे हैं. सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड. तो पहले हम ना एक बार रिएक्शन बनाते हैं. देखो आपको नीड नहीं है, बट मैं आपको पता है डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पर रिएक्शन लिख रही हूँ. सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रसली विद वाटर. ठीक है. ये रिएक्ट कर रही है किसके साथ. H2O टू फॉर्म क्या बन रहा है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by the liberation of heat. यही दिया हुआ है तो प्लस हीट. ठीक है. हाँ, अब ये बताओ. देखो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है, देख लीजिए आप. कैल्शियम 1 O
टू, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे भी O2 H2 H2। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो क्वेश्चन एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है, अब देखो लिबरेशन ऑफ हीट, हमारा हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड में है, एग्जिट हो रही है हीट। सो इससे ये बात पता चल गई कि इट विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक तो ये बात पता चल गया हमारा। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में हमारा एक तो ये हो गया। देखो अब आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था ए पार्ट, इट वाज दैट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7। अब जहां पर भी एंडोथर्मिक लिखा हुआ है वहां तो पहले रॉन्ग हो गया, एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ए पार्ट एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद सी पार्ट में भी दिया हुआ है इट इज एंडोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7। तो अगेन एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो ए और सी जो है आपका वो एलिमिनेट हो गया। नाउ आइदर योर आंसर विल बी बी और डी। अब वो देखते हैं। ठीक है, बी कह रहा है इट इज एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। अब हमें पीएच बताना है, इट इज 7। डी पार्ट में कह रहा है इट इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7। सो अब आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली 7 होगी या मोर देन 7 होगी। देखो आप लोगों को pH के बारे में इतना तो पता ही होगा कि जो 7 हमारा होता है वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, अगर मोर देन 7 हो रही है तो वो हमारा बेसिक होता है, और लेस देन 7 हो रही है, ठीक है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है 7 के कंपेयर में नेगेटिव रिड्यूस हो रही है वैल्यू, तो इट विल बी एसिडिक। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो आपके पास क्या आ रहा है प्रोडक्ट में, यू आर हैविंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH आ रहा है। तो OH जो है ये बेसिक मीडियम दिखाता है। ठीक है, तो बेसिक मीडियम दिखाता है, इसका मतलब इसकी जो pH होगी इट विल बी मोर देन 7। तो ये हमारा बेसिक दिखाता है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड करा कि जो आपका आंसर होगा दैट विल बी डी पार्ट। डी पार्ट विल बी द फाइनल आंसर बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत इजी है और इसको लिखने की भी नीड नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कॉल्ड। सो आप लोगों को पता होना चाहिए टैमरिंड में कौन सा जूस होता है हमारा, द आंसर विल बी सी पार्ट एंड इट इज टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको तो लिखने की भी नीड नहीं थी। आपको सारे आपके जो इस तरीके के चीजें आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और इनफैक्ट जो बाहर भी हैं, मतलब ऐसे आप गूगल से सर्च करके या किसी भी तरीके से कोई एक्स्ट्रा बुक है आपके पास, वहां पे लाइक आपके पास सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, तो ये बेसिक होते हैं। आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड इफ यू वांट कि मैं इसके ऊपर कोई एक वीडियो बना दूं, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, सो डू कमेंट। अगर आप मुझे कमेंट करोगे या डीएम करोगे कि आपको चाहिए पूरी एक लिस्ट जिसमें which acid or base is present in the particular thing, whether it is any मतलब insect or any kind of fruit, तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, बट उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। चलो नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says that select from the following a process in which a combination reaction is involved। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। सो एक है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बी पार्ट इज बर्निंग ऑफ कोल, सी पार्ट इज बर्निंग ऑफ मीथेन एंड डी पार्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड। तो अब आप देखो इस आउट ऑफ दीज 4 जो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इट इज बी बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है वो, इसमें हमारा जो एक पार्ट है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज सी पार्ट, सी है ना बर्निंग ऑफ कोल, सॉरी बी, ओके बी पार्ट बर्निंग ऑफ कोल। अब आप ये देखो बर्निंग ऑफ कोल का अगर हम रिएक्शन पे जाए, थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं वो क्या होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल हमारा जो है ये 4 टाइप ऑफ रिएक्शन में आ सकते हैं। पहले देखो कोल हमारा सॉलिड होता है, बर्निंग हो रही है तो आपको पता है ऑक्सीजन जो होती है इट इज द सपोर्टर गैस, इसकी प्रेजेंस में होगी एंड यू विल गेट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर रिएक्शन है जो बर्निंग ऑफ कोल को शो करता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि बर्निंग ऑफ कोल जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो इन्होंने दे ही रखा है ना, कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस सॉरी विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो आउट ऑफ 4 है। तो कॉम्बिनेशन तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट ये हमारा एक कंबशन रिएक्शन भी है क्योंकि कंबशन ही तो हो रहा है ना, ऑक्सीजन जो बर्निंग के प्रोसेस होते हैं वो हमारे कंबशन रिएक्शन ही होते हैं, तो कंबशन की कैटेगरी में भी आएगा। थर्ड थिंग एनर्जी रिलीज हो रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, सो इसीलिए ये ई से एनर्जी रिलीज हो रही है, ई से एक्सोथर्मिक एग्जिट हो रही है ना। ठीक है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया।
उसके बाद फोर्थ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना इसमें, तो ये हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी। अब देखो एक ही क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हमारे हो गए, मतलब हमने और कितनी सारी नॉलेज ले ली कि ये हमारा बर्निंग ऑफ कोल कॉम्बिनेशन तो है ही, इट विल ऑल्सो बी अ कंबशन, एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी पूरी वीडियोस देखें, और मैं आपको एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस करवा दूंगी। ठीक है, जैसे इसमें हमने देख लिया कि किस किस का एग्जाम्पल है, तो ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए जस्ट बी विद मी, स्टे विद मी टिल माय लास्ट। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, the oxide which can react with HCl as well as KOH to give corresponding salt and water। तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है, वो ऑक्साइड बताना है जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। HCl मींस एसिड के साथ, एंड KOH विच मींस बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड CuO, सेकेंड इज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थर्ड इज Na2O विच इज सोडियम ऑक्साइड, एंड फोर्थ वन इज K2O विच इज पोटेशियम ऑक्साइड। अब जिन बच्चों को पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, कुछ हमारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और कुछ हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं विच कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ठीक है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, वो दोनों के जैसे बिहेव करते हैं और दोनों के साथ रिएक्ट भी करते हैं। ठीक है, जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं दे बिहेव एज बेस, जब वो बेसिक्स के साथ रिएक्ट करते हैं दे बिहेव एज एसिड। ठीक है, तो इसमें हमारा Al2O3 क्लियरली जो हमारा बी पार्ट है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी रिएक्शन भी बता देती हूँ कि क्या होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारा इसमें आंसर है, इट इज Al2O3, मतलब क्या हो गया हमारा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमारा कौन सा होता है, मैंने अभी क्या बताया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कि ये दोनों के साथ बिहेव कर सकता है। आपको जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की लिस्ट है उसको याद रखना है। ठीक है, मैं अपने शॉर्ट्स में वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बता दूंगी। तो अगर अब हम देखें इसकी रिएक्शन, तो Al2O3, Al2O3, ठीक है, देखो यहाँ पर आप देखोगे अभी हमारा एक रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बिहेव एज एसिड, एंड इन अदर रिएक्शन इट विल बिहेव एज बेस। सो वो कैसे हो रहा है अब उसको हम देख लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, सो यू विल गेट AlCl3 एज द आंसर, एंड देन H2O। ये तो हमारा सिंपल इसका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया, एसिड के साथ कराया है, तो हेयर इट इज बिहेविंग एज बेस। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसको जो है वो रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ, तो यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज एसिड, क्योंकि ये OH वाला बेस है, तो यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ रही होगी सबको। चलो अब हम इसको करते हैं इसके साथ। तो जब हम Al2O3 को KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है KAlO2, पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड H2O। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। तो अभी आपको पता है ये दोनों रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो अभी हम पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें क्या होगा, देखो 2 एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं है, O हमारे पास 3 है, O हमारे पास 1 है, बैलेंस नहीं है, H1 H2 बैलेंस नहीं है, Cl1 Cl3 कुछ भी बैलेंस नहीं है, इसमें हमें सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को करें तो Al2, तो यहाँ पर 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, अब हमारे पास 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 1 है, तो इधर भी हम क्या करते हैं 3 डाल देते हैं। ठीक है, अब फिर देखो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, कितने हो गए हमारे पास हाइड्रोजन, 3 2 6, तो इधर हमें 6 डालना पड़ेगा। ठीक है, और क्लोरीन 6 होकर यहाँ पर देख लेते 3 × 2 = 6, तो अब हमारे पास ये बैलेंस आ गई इक्वेशन। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन आ गई। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसमें भी एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, ऑक्सीजन भी 3 है, और 3 + 1 4 है, और यहाँ पर 3 है, पोटेशियम बैलेंस है हमारा, हाइड्रोजन अगेन अनबैलेंस है। ठीक है, तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं, चलो एल्यूमिनियम को करते हैं। 2 एल्यूमिनियम है यहाँ पर 1 एल्यूमिनियम है, तो आपको पता ही होगा कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होता है। अब देखो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, अब पोटेशियम यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो इधर भी 2 लगा ही देते हैं। ठीक है, अब फिर से देखो एल्यूमिनियम 2
एल्यूमिनियम 2, ये कितने हैं 4 हो रहे हैं हमारे ऑक्सीजन, और इधर 2 टू द 4 और 1 5 हो रहे हैं, डिसबैलेंस है। नहीं एक मिनट सॉरी, यहाँ पर भी 5 है, 3 इधर और 2 इधर, हाँ ठीक है, 3 ऑक्सीजन हेयर 2 ऑक्सीजन हेयर 5 है, इधर भी 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 है। एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पोटेशियम 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है, ये यहीं पे बैलेंस हो गई। अब ये दोनों बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको पता चल गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो दोनों के जैसे बिहेव कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। Now it's turn for question number 5. So you have to consider the following cases जिसमें you have 4 reactions with you and you have to tell the case in which the new products will form are, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स किस में बनेंगे, तो अब आप ये चारों इक्वेशंस अगर एनालाइज करोगे तो ये आपके एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है। सो आई होप यू ऑल नो दैट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच a more reactive metal will displaces a less reactive metal फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल हमारा कहाँ पे दिख रहा है, आप ए बी सी डी चारों को एनालाइज करो, क्या कैल्शियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम कोई रिएक्शन देगा जो ए पार्ट है, सो आंसर इज नो, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव है। कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम जो बी पार्ट है, तो ये कोई रिएक्शन देगा, सो यस यहाँ पर होगा हमारा कैल्शियम सल्फेट और कॉपर बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट फिफ्थ क्वेश्चन। देखो इसका आंसर, अच्छा एक बार देख लेते हैं, सी पार्ट फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब आपको पता है आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द सी पार्ट। डी पार्ट में जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, यस अगेन इट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम है इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा जिंक सल्फेट से। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ठीक है। जो डी पार्ट है दिस विल बी द आंसर। अब एक बार मैं रिएक्शन लिख के भी दिखा देती हूँ। कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम ये सॉल्व होगा। आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट है जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, ये भी सॉल्व होगा। तो ये कौन कौन से पार्ट थे, दिस वाज द बी पार्ट एंड दिस वाज द डी पार्ट। सो अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो सिंपली हमारा बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस कॉपर, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है। तो ये दोनों हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। Now let's move to question number 6. अब वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अब इसमें ये रिएक्शन है जो बोर्ड पे लिखी हुई है। अब आप लोगों को ना इसको बताना है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इसी टाइप के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो मैं डायरेक्टली बताती हूँ पहले यहाँ से। देखो अगर आप देखोगे कि H2S है और SO2 है, जो मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब दूंगी ना इस चैप्टर की, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे हम रेफर करते हैं ओनली जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको ही। यहीं पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, यहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, और यहीं पे कुछ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं एंड सम आर गेटिंग रिड्यूस। वी डू नॉट हैव टू कंसीडर प्रोडक्ट साइड, इसका कुछ लेना देना नहीं होता, सारे आंसर जो होंगे दे विल बी फ्रॉम रिएक्टेंट साइड ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो H2S है वो H2O में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो H2 है इसके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपने चैप्टर में दूंगी, अभी मैं पेपर करा रही हूँ तो इस तरीके से ही बता रही हूँ। उसके बाद अब SO2 पे आ जाओ। अब देखो S में यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन हो रहा है, और जिसमें रिडक्शन होता है वो हमारा क्या हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, अगर आपसे पूछेंगे इस क्वेश्चन में कि विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो योर आंसर विल बी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। पूछेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, अगेन द आंसर विल बी H2S एंड इन विच द रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, सो योर आंसर विल बी SO2, ठीक है। चारों चीज बता दी। नाउ लेट्स मूव टू दी ऑप्शंस कि कौन सा आंसर करेक्ट करोगे आप। देखो ए पार्ट कह रहा है H2S is oxidizing agent and SO2 is reducing. H2S is oxidizing agent no, क्योंकि H2S हमारा उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है बट इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें इन्होंने उल्टे लिख दिए वाइस वर्सा, तो ये रॉन्ग हो गया। बी पार्ट में कह रहा है H2S is reduced to sulfur. H2S को रिड्यूस थोड़ी करा सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ है सल्फर में, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा बी पार्ट भी रॉन्ग हो गया। सी पार्ट कह रहा है SO2 is oxidizing and H2S is reducing. SO2 is oxidizing agent, correct.
H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी करेक्ट। तो सी पार्ट जो होगा दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन डी भी देख लेते हैं। SO2 इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। SO2 ऑक्सीडाइज थोड़ी हो रहा है, SO2 रिड्यूस हो रहा है टू सल्फर, ठीक है। सो आई होप आपको चारों जो ऑप्शंस है वो क्लियर हो गए होंगे एंड द करेक्ट आंसर इज सी। तो अगर हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो वो कौन सा पार्ट हो गया हमारा, सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की टर्न है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सो वी हैव टू कंसीडर द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है। तो हम वन बाय वन हर स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट इज सेइंग ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। तो यस इट इज करेक्ट, ठीक है। जो हमारी होमोलोगस सीरीज होती है उसमें जो पहला मेंबर होता है और उसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा, सो दे विल डिफर बाय CH2 यूनिट। तो इसमें A B C D 4 पार्ट है ना, चारों के करते हैं वन बाय वन। सो यस ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट, ठीक है करेक्ट। सेकंड की कह रहे हैं मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। सो यस दिस इज आल्सो ट्रू। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहता है। तो बी पार्ट इज आल्सो करेक्ट। आप यहाँ पर ना ऐसे लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे हमारा सब्सटेंस का मास बढ़ता जाएगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। अब सी पार्ट कह रहे हैं द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16 यूनिट। सो ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी कि वो डिफर करते हैं बाय CH2 यूनिट। अब अगर CH2 का मास निकालो तो कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 14 यूनिट, ठीक है। तो इसलिए हमारा इन्होंने 16 बोला हुआ है तो सी पार्ट रॉन्ग हो गया। डी पार्ट C2H2 एंड C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एल्काइन सीरीज। अब ये भी फॉल्स है, क्यों? बिकॉज दीज आर दी सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एल्काइन सीरीज। देखो अब अगर हम बात करें एल्काइन सीरीज की तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी पता होगा। फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो इसमें आपको एक C2H2 दिया हुआ और एक C3H4 दिया हुआ है, तो दोनों पुट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अगर हम n को 2 पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा C2H2 इंटू 2 4 माइनस 2 C2H2। अगर हम n 3 पुट करें तो इट विल बी C3 एंड H 2 इंटू 3 6 6 माइनस 2 4। तो यही दे रखा है C3H4 और C2H2। तो इसका मतलब यस दीज आर दी सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एल्काइन सीरीज। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आपके पास C2H2 है, ये तो आपको पता ही है ना, C2H2 लो मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया, ये हमारा जो है एल्काइन का मेंबर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर इसमें आप CH2 ऐड करके देख लो कि आपके पास C3H4 आ रहा है, तो जब C2H2 में एक और C ऐड होगा, ठीक है, तो ये C3 बन गया और 2 H ऐड होंगे तो 2 + 2 4, तो H4 देखो इससे भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने नॉट दिया हुआ है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ? द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए एंड बी पार्ट। ए पार्टी जो है हमारा दैट दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ए पार्ट ये हमारा जो है दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। Now it's turn for question number 8. It says which of the following statements is are true about human heart. तो चलो अभी बायो का क्वेश्चन कर लेते हैं। ए पार्ट कह रहा है राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। सो जो स्टार्टिंग की लाइन है, स्टार्टिंग की स्टेटमेंट ही है राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि राइट एट्रियम जो है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको रिसीव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जैसे 7th क्वेश्चन के जैसे इसमें भी सारे पार्ट्स मेंशन कर देते हैं। लेट्स सी वन बाय वन विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन, इसका ए पार्ट, बी पार्ट, सी एंड आफ्टर दैट डी। हाँ, तो ए पार्ट जो था राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज रॉन्ग क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। अब बी पार्ट कह रहा है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल which sends it to various parts of the body. Absolutely true. जो बी पार्ट है हमारा वो बिल्कुल सही है क्योंकि जो हमारी लेफ्ट एट्रियम होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ट्रांसफर करती है लेफ्ट वेंट्रिकल पे और फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में हमारे रोटेट करता है, ठीक है। सी पार्ट राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ठीक है इतना पार्ट। लेट्स सी आगे क्या लिखा है, थ्रू वेना कैवा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी। सो यस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होके
फ्रॉम आवर होल बॉडी, अपर पार्ट हो लोअर पार्ट हो, वो हमारा फिर राइट एट्रियम पे पहुंचता है। ठीक है, तो सी पार्ट इज करेक्ट। अब डी पार्ट, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू aorta which sends it to different parts of the body, wrong। क्योंकि अभी हमने देखो बी पार्ट में पढ़ा था कि जो लेफ्ट एट्रियम है इट ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इन्होंने बोला डी पार्ट में दैट लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अयोटा, सो ये रॉन्ग हो गया, तो मतलब डी पार्ट भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन देखो, बी और सी कौन से दे रखे हैं, सी पार्ट। ठीक है, सो जो हमारा सी पार्ट होगा, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 उसको देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। सिलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिर से बायो का क्वेश्चन है। अब आपको 4 ग्लैंड्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा है ऐसे हैं जो पेयर में नहीं होते। ठीक है, नॉट को ध्यान से पढ़ना है। पिट्यूटरी ग्लैंड ए पार्ट, यही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पेयर में नहीं पाया जाता, ओवरीज पाई जाती है, टेस्टिस पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो भी पाया जाता है। तो 9th का जो क्लियर एंड कट आंसर है दैट इज ए पार्ट। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने वाला नहीं था, बस ऑप्शन को टिक कर दो। जो 10th क्वेश्चन है वो भी हमारा थ्योरी का ही पार्ट है, वो भी बायो का ही क्वेश्चन है। तो ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंपली आप जैसे ही ऑप्शन अपने देखोगे आप डायरेक्टली राइट ऑप्शन टिक कर दोगे। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको ये क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे, या फिर अपने आइडिया से कुछ नियर बाय करेक्ट आंसर आपको टिक करना पड़ेगा, जो मतलब आप नियर पहुंच जाओ उस करेक्ट आंसर के। 10th क्या कह रहा है, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राग्म विल बी। तो ये तो बहुत आसान है, आपको पता है जब ब्रीथ इन करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी रिब्स होती है वो लिफ्टेड होती है और जो डायफ्राग्म होता है वो फ्लैटेंड होता है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो बी पार्ट, क्योंकि ए पार्ट में लिफ्टेड रिब्स एंड कर्व्ड और डोम शेप डायफ्राग्म, नो लिफ्टेड रिब्स तो ठीक है बट डायफ्राग्म की शेप गलत दी हुई है। इन बी पार्ट लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राग्म, यस दिस इज द आंसर। सी पार्ट में रिलैक्स रिब्स और रिलैक्स रिब्स, डी पार्ट में भी, तो ये तो आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है, यहीं पे रॉन्ग हो गया। तो 10th का अगर आप करेक्ट आंसर देखोगे तो इट विल बी बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन, जहां पर हमने सेक्शन ए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का 2023 का पेपर सेट 1 क्लियर किया है। सो आई होप आप सबको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड यस, कोई भी डाउट्स होंगे सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं उनको रिजॉल्व करूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद यस, I hope you all are liking my videos, so show some love by actually clicking this like button, and do share my videos with your near and dear ones, and yes, subscribe my channel. Also hit the bell icon to get the notification of my next video, जिसमें मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाली हूँ। मीन्स 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सो फटाफट सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन बी पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, so see you in my next class. Till then, keep studying, keep growing.